आज हम बात की थी, डिस्कशन करेंगे कोई 2015 क्वेश्चन पेपर की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्या बोल रहा? द ड्रैगलाइन इज स्पेसिफाइड बाय। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ड्रैगलाइन का आप स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ड्रैगलाइन एक ऐसी मशीन है ओपन कास्ट में, अभी अपन इसके बारे में पढ़े नहीं है, क्या नाम ओपन कास्ट मशीनरीज और अंडरग्राउंड मशीनरीज को। तो ओपन कास्ट में एक ऐसी मशीनरी है ये जिसमें कि सॉफ्ट मटेरियल को, ये मशीन क्या करता है, सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग प्लस डंप एक साथ इस मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि ये आपका ड्रैगलाइन है और ड्रैगलाइन का ये बूम है और बूम के साथ आपका बकेट यहाँ पास अटैच होता है। ठीक है, तो जब बकेट, ठीक है, तो जितना बड़ा बकेट होगा, बकेट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा मटेरियल ये कट करेगा। ये डायरेक्ट, इसमें ब्लास्टिंग की जरूरत जनरली नहीं रहती है। ठीक है, सॉफ्ट ओबी को काटने के लिए ये मशीन रहती है। क्लियर है? इसमें क्या किया जाता है, अब जितना बड़ा कैपेसिटी बकेट का साइज होगा उतना ज्यादा ये मटेरियल को यहाँ से, फेस है, मान लीजिए ये आपका फेस है और ये पीछे में यहाँ आपका डंप चल रहा है। क्लियर है? तो इसमें क्या किया जाता है, जितना बड़ा आपका ये रहेगा साइज उतना ज्यादा मटेरियल वो उठाएगा और डंप करेगा, पहला। दूसरा चीज क्या रहता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो डंपिंग है फेस से 100 मीटर की दूरी पे रहे, मिनिमम क्राइटेरिया जो एज पर रेगुलेशन है। ठीक है, हमारा जो तो इस कारण से इसका जो बूम का लेंथ है, ठीक है, जो इसके बूम का लेंथ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे बूम के लेंथ में डंपिंग पास में होगी, मान लीजिए कोई स्लाइड होता है तो मशीन को खतरा रहेगा, वैसे मशीन को तो ऐसी जगह बैठाया जाता है सुरक्षित जगह पे जहां से डंप और फेस के बीच में, जहां पास, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे, जैसे कि आपका डंप से ड्रैगलाइन दब गया है, ऐसा कई बार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप यही इंपॉर्टेंट दो चीज रखिए कि इस मशीन का मेनली काम क्या है कि ये फेस में एक्सकेवेशन के साथ साथ अपने डंपिंग भी करता है। तो फेस का एक्सकेवेशन के साथ साथ डंपिंग भी वह करता है। तो इसमें क्या होगा, बूम का लेंथ प्लस, जब भी इस मशीन को आप स्पेसिफाइड करेंगे तो बूम लेंथ, ठीक है, क्यों, एज पर इस मशीन का जो कंसन जिसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहा है, इस कारण से। क्लियर है? और प्लस बकेट कैपेसिटी। बकेट कैपेसिटी तो हर मशीन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी मशीन हो। ठीक है, ये जो बकेट कैपेसिटी है ना, कोई भी मशीन हो, चाहे वो एलएसडी हो, एचडीएल हो, चाहे वो फिर आपका ड्रैग लाइन हो या पीसी हो या एक्सकेवेटर वाला कोई भी मशीन हो, तो सब में बकेट कैपेसिटी। तो ये चार ऑप्शन आप देखिए, बकेट कैपेसिटी ओनली था, तो जनरली लोगों ने ये मारा है। ठीक है, बकेट कैपेसिटी एंड बूम लेंथ। तो जब भी ऐसा स्पेसिफाइड, मतलब कि स्पेसिफिकेशन, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है ड्रैगलाइन का, देखिए, आपके मान लीजिए कोई एक्सकेवेटर मशीन है, जैसे पोकलेन पीसी जिसको बोलते हैं जनरली हम लोग ओपन कास्ट मशीन में। ठीक है, करते कि नहीं करते हैं? तो पीसी का भी साइज होता है। ठीक है, एक होता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर का भी अपना साइज होता है। तो बकेट कैपेसिटी तो सब में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी मशीन, मान लीजिए इसकी जगह लिखा होता बकेट व्हील कैपेसिटी, मान लीजिए इसमें लेता बी बकेट व्हील BWC, बकेट व्हील कैपेसिटी वाला। ठीक है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर BWE, बकेट व्हील एक्सकेवेटर यहाँ लिखा होता, ड्रैगलाइन की जगह बकेट व्हील एक्सकेवेटर लिखा होता। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते, स्पेसिफाइड कैसे कैसे, जैसे ड्रैगलाइन एक मशीन है, तो ड्रैगलाइन का एक मैक्सिमम काम क्या है,
कि उसकी मतलब की खासियत क्या है, कि वह कट विथ डंप, ठीक है, फेस में कटिंग, ठीक है, प्लस डंपिंग, ये दोनों करता है। तो इसकी ये खासियत है। तो इसकी ये खासियत है, तो फेस कटिंग कैसे करेगा, फेस कट करके आपका मैक्सिमम बकेट का कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा, तो सॉफ्ट ओबी को कट मतलब कि कट नहीं करता, कट गलत शब्द निकल गया। वो डायरेक्ट, जैसे सॉफ्ट ओबी है ना, तो सॉफ्ट ओबी को डायरेक्ट बकेट लगाता है, बकेट के आगे डाटा होता है, और डाटा के बल से वह अंदर घुसा के जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मटेरियल उठाएगा, प्लस डंप करेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, अगली बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर अगर आप देखे होंगे तो वह उसमें आगे की ओर ऐसे करके व्हील लगा होता है जिसमें दाता होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये कट करने का काम करता है। तो इसमें अपने को क्या इंपॉर्टेंट रखना है, ये कटिंग, ये क्या करता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ये फेस को कट लगाता है, ठीक है, उसके साथ ही मटेरियल को डंप पर नहीं फेंकता है, उसके पीछे कई सारे कॉम्बिनेशन लगे रहते हैं, ठीक है, चाहे वह बेल्ट के द्वारा डायरेक्ट डंपिंग में डाल दे, ठीक है, चाहे उसके पीछे टिपर्स लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े हाईवा लगे रहते हैं, उसमें वह डायरेक्ट एक्सकेवेट करता है। तो इसमें बूम लेंथ, अब आप बोलेंगे कि सर ड्रैग लाइन में तो आपने बोला था बूम लेंथ है, बूम लेंथ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ड्रैग लाइन एक उसका स्पेसिफिकेट, ड्रैग लाइन बनाया ही इसी लिए है, उसका स्पेसिफिकेशन किस चीज में है, कि उसका स्पेसिफिकेशन है कि हम कितना ज्यादा मटेरियल वहां से उठाएं और डंप में डालें, ये उसका स्पेसिफिकेशन है। बीच में देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका सॉवेल है, सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन है, तो सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन में अगर स्पेसिफिकेशन पूछूंगा तो क्या है कि सॉवेल का बकेट साइज जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वह डंपर में मटेरियल भरेगा और डंपर डंप करके आएगा। तो जब सॉवेल मान लीजिए इसी की जगह लिख देता हूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बकेट साइज ऑनली होगा। अगर मैं स्पेसिफिकेशन पूछूं तो बकेट साइज ऑनली, ठीक है। इसी चार ऑप्शन में ये ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन की जगह मैं अगर बोल दूं सॉवेल का, सॉवेल का स्पेसिफिकेशन क्या है, आप क्या बोलेंगे, सर सॉवेल का स्पेसिफिकेशन बकेट साइज है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बकेट होगा, क्योंकि सॉवेल डंपिंग का काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बूम लेंथ इंपॉर्टेंट है। क्यों बूम लेंथ लिया जा रहा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैं इसे इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे ही बकेट व्हील एक्सकेवेटर में क्या इंपॉर्टेंट है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये जो कटिंग कर रहा है, ठीक है, ये कितना ज्यादा, कितना कैपेसिटी का होना चाहिए, जितना बड़ा ये साइज होगा इसका, जो कटिंग पार्ट है इसका जितना बड़ा, उतना ज्यादा बड़ा फेस कट और जल्दी आपका प्रोडक्शन होगा। तो इसकी कटिंग की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा किसमें होगा कि आपका जो हाईवा लग रहा है जिसमें वह मटेरियल को भर के ले जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वह डिपेंड करेगा। क्लियर है? स्पेसिफाइड, अगर सॉवेल का पूछता है तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बकेट कैपेसिटी ओनली। अगर सॉवेल का पूछता है तो बकेट कैपेसिटी ओनली, यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्लियर हुआ सभी को? चैट सेक्शन मैं देख लूं भाई, कोई कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन। बनवारी लाल भैरवा जी, बनवारी लाल जी आंसर दिया हुआ है, आप वो मत होइए। बनवारी, मैं एक्चुअल में इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन ए कर्व ट्रैक, ठीक है, ये अपन ऑन ए कर्व ट्रैक, ब्लैंक फोर्स creates a tendency for the train of the tubs to leave the track, causing excessive wear on the wheel। क्या बोल रहा है, मैंने आपको ये सुपर एलिवेशन पढ़ाया था, सुपर एलिवेशन पढ़ाया हुआ था, ठीक है। अब इस सुपर एलिवेशन में मैंने आपको बताया था, ये क्या पूछ रहा है कि जहां पास कर्व आता है, मतलब कि जहां घुमाव आता है, उस कर्व वाली जगह में जो फोर्स होता है वो क्रिएट ए टेंडेंसी फॉर द ट्रेन ऑफ टब्स,
टू लीव द ट्रैक, ठीक है, कॉजिंग एक्सेसिव वियर ऑन द व्हील। जहां कर्व आता है तो उस जगह में कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि टब को बाहर की ओर फेंकता है, मतलब कर्व से व्हील के क्या होगा, बाहर की ओर फेंकता है, जिससे वह ट्रैक से आउटर पोर्शन पे गिर जाए, बाहर की ओर ट्रेन, मतलब कि जो पूरा का पूरा जो है ना। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऐसा करने से मजबूर करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, टोरेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बताइए, ये मेरे क्लास में बताया हुआ आप लोगों को, ये चीज मैंने बताया है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वह फोर्स है जो कि बाहर की ओर किसी भी टब को, किसी भी कर्व पोर्शन में, जब कोई भी हमारा जो माइंड हॉलेज होता है तो उसमें जो टब्स लगे होते हैं उसे डिरेलमेंट करने के लिए सोचता है, मतलब बाहर की ओर फेंकता है, कौन सा फोर्स है? तो इसे मैंने आपको बताया था, देखिए, इसमें मैंने बताया था कि आपको बाहर की ओर जो फोर्स फेंकता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है सुपर एलिवेशन में जो हमको डिरेलमेंट होने से बचाता है, कर्व पोर्शन में डिरेलमेंट होने से बचाता है, तो ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल। याद रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। सेंट्रीपिटल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह अंडर की ओर लगता है, यहाँ सेंटर में, ये जो कर्व भाग है, जैसे ये जो कर्व भाग है, ठीक है, ये कर्व को, ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा गोला बना रहा है, ये ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो कोई ना कोई एक सेंटर होगा, तो उस सेंटर की ओर आपका क्या लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर की ओर लग रहा है इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल। और जो फोर्स उसको बाहर डिरेलमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो उसी के, उसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा जो ये सुपर एलिवेट कर देते हैं, मतलब ये वाला जो भाग है हल्का सा हम ये वाला भाग उठा देते हैं और ये वाला भाग नीचे है, तो जिससे ये एक प्रकार का क्या बना लेता है, ट्रायंगल बना लेता है ऐसे करके, ठीक है। तो जो बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वह कौन सी है, जो उसे गिराना चाह रहा है, टब को डिरेलमेंट करना चाह रहा है, वह कौन सा फोर्स है, जिससे हमारा जो व्हील है वो एक्सेसिव वियर होगा, मतलब कि उसमें मुड़ने का, तोड़ने का, ये सब का चांस है, तो वह जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और जो हमें बचा रहा है, जो कि सेंटर को लग रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। बचा रहा मतलब टब को गिरने से जो बचा रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, ये चीज आप लोगों को मैंने क्लास में बताई हुई है, वो वाला क्वेश्चन है। अभी बकेट का जो स्पेसिफिकेशन आप लोग पूछ रहे हैं, तो ये चीज अभी नहीं हुई है, वो ओपन कास्ट मशीनरी और माइन अंडरग्राउंड मशीनरी कर लेंगे, फिर देखते हैं। फिर आपका है सैंडविच कन्वेयर इज ए टाइप ऑफ, देखिए, जब सैंडविच कन्वेयर के बारे में क्लास में डिस्कशन तो नहीं हुआ है, लेकिन सैंडविच कन्वेयर सिस्टम के बारे में आपको बताओ, एक होता है हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, ठीक है, हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम आपके सिलेबस में है, मुझे लग रहा है छूट गया रहा हुआ। हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम क्या होता है, देखिए, एक होता है स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है। हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर मतलब मटेरियल को जो ट्रांसपोर्टेशन है इवन 90 डिग्री तक पॉसिबल है, 90 डिग्री मतलब एकदम वर्टिकल, ये 90 मतलब मटेरियल आपका मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस पोजीशन से डायरेक्ट आपको चढ़ाना है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट फ्लोर है और ऐसा हुआ कि आपको सेकंड फ्लोर में चढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम धीरे धीरे एंगल को देखते देखते ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे हल्का एंगल धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, आगे वो आगे करके। लेकिन इसमें क्या है, हमारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से हमको मैन पावर भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसा हुआ कि हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम बनाया गया सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम में क्या देखा गया कि हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर में इवन स्टीपेस्ट तो आप पढ़े होंगे चेन कन्वेयर में,
ठीक है। चेन कन्वेयर में, लेकिन कई बार सिस्टम ऐसे देखा गया कि बेल्ट कन्वेयर को भी हमने हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर, और खासकर आपका जो सैंडविच कन्वेयर सिस्टम है, जो बेल्ट बेल्ट का देखिए, हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर मैंने आपको देखिए जितने भी मैंने आपको बताए हैं वह चेन कन्वेयर सिस्टम में बताए हैं। चेन कन्वेयर सिस्टम में ब्लॉक बना बना करके मटेरियल को एक फ्लोर से या दूसरे फ्लोर या स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पे रखा जा सकता है, लेकिन बेल्ट कन्वेयर पे ऐसा कर पाना संभव नहीं था। लेकिन हाई एंगल कन्वेयर, खासकर आपका सैंडविच जो बेल्ट कन्वेयर है, वह 1980 के बाद से मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, खासकर खासकर ओपन कास्ट में। इसमें क्या करते हैं कि मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये डायरेक्ट 90 डिग्री है, डायरेक्ट 90 डिग्री। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट इधर। तो अब आपको कहना होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम जो है आपका 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है आपका सैंडविच बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा जो इस समय फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एकदम नए हो और थोड़ा अलग हो। तो हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम सबसे पहले अपन सैंडविच है। फिर पाइप कन्वेइंग सिस्टम है बेल्ट वाला। ये पहली बात ये समझ जाइए कि ये चेन कन्वेयर सिस्टम हम नहीं पढ़ रहे हैं। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम के द्वारा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम के द्वारा हम हाई एंगल पे पढ़ रहे हैं, मतलब इवन 90 डिग्री, ठीक है। चेन कन्वेयर सिस्टम तो बहुत आसान है, देख चुके हैं अपन। ऐसे ही फ्लेक्सोवेल कन्वेइंग सिस्टम है, पॉकेट लिफ्ट कन्वेइंग सिस्टम है। अब इसके बारे में देखिए, पढ़ लेते हैं। A high angle conveyor can be defined as any conveyor that transport material along a slope exceeding the dynamic stability angle of the transported material। ठीक है, हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी कन्वे मटेरियल ट्रांसपोर्ट कन्वेइंग सिस्टम जिसका जो स्लोप हो वह डायनेमिक स्टेबिलिटी एंगल से भी ज्यादा हो। एक्सीडिंग द डायनेमिक स्टेबिलिटी एंगल, मतलब डायनेमिक स्टेबिलिटी एंगल ऑफ मटेरियल किसे कहा जाता है? डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एंगल ऑफ मटेरियल मतलब कितने एंगल पर जाने। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये बेल्ट है, ठीक है। अब इस बेल्ट ने मान लीजिए 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ है। अब यहां से मटेरियल रखा है, तो मटेरियल रेस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे मान लीजिए अब मैंने इसे कर दिया 60 डिग्री, तो शायद तक 60 डिग्री में जो मटेरियल है, जो एंगल बेल्ट सब, अब ये पीछे की ओर आने लग जाए, पीछे की ओर, ठीक है। तो मतलब ऐसा एंगल जहां पास मटेरियल बैक होने लग जाए, उसको हम मटेरियल का डायनेमिक स्टेबिलिटी एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर का सिस्टम क्या काम है कि इतने एंगल पर बेल्ट पे रखना कि जिससे कि मटेरियल की स्टेबिलिटी खो जाए और गिरने लग जाए, उसके बावजूद हम मटेरियल को एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट तक ले जाने में सक्सेसफुली या काम कर सके, ठीक है। अब क्या है, टिपिकली रिकमेंडेड इंक्लिनेशन एंगल ऑफ कन्वेंशन सिस्टम कन्वेयर फॉर द ओपन पिट माइन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये ओपन पिट में बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल। अच्छा, कितने कितने डिग्री तक है? इवन 15 डिग्री टू 22 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद 29 डिग्री टू 44 डिग्री था। बट ये तो नॉर्मल केस में हुआ, बट द हाई एंगल कन्वेयर में वेरी द मटेरियल एट एन एंगल मोर देन दिस एंड इन सम केसेस इवन 90 डिग्री। यही फेमस हुआ है 90 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री मतलब आप एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट तक भी मटेरियल को पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में डीजीएमएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो सवाल है, देखिए बहुत ही सिंपल पूछा है कि सैंडविच कन्वेयर इज ए टाइप ऑफ, सैंडविच कन्वेयर जो है वह किस प्रकार, किसका टाइप है? तो केबल बेल्ट कन्वेयर नहीं, दैट इज सेकंड हाई एंगल कन्वेयर, ठीक है। मैंने बोला ना, चेन कन्वेयर की बात नहीं कर रहे हैं, चेन कन्वेयर में ये नहीं था। चेन कन्वेयर मैंने आपको पढ़ा चुके हूँ, सेकर कन्वेयर के बारे में बता बता चुका हूँ।
ठीक है, और केबल बेल्ट में भी नहीं। ये हाई एंगल कन्वेयर, ये बेल्ट बेल्ट के द्वारा, देखिए बेल्ट के सिस्टम में, बेल्ट मतलब आपका पीवीसी वाला जो बेल्ट होता है, उस सिस्टम के द्वारा हम इवन 90 डिग्री तक मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस सारे सिस्टम को HAC बोलते हैं। HAC, हाई एंगल कन्वेयर। क्लियर है? सॉरी, ठीक है। तो आपसे बोल रहा सैंडविच कन्वेयर। अब इसी में थोड़ा सा, मैं ये टॉपिक आप में है तो तीन टाइप पढ़ लीजिए। इसमें तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए जनरली हम जो नॉर्मल बेल्ट होता है वो 15 डिग्री से 22 डिग्री तक होता है। ठीक है, और कई बार तो 29 डिग्री से 45 डिग्री तक इवन किया गया है। लेकिन हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम में 90 डिग्री तक पॉसिबल है। इसमें तीन प्रकार के आप बेल्ट पढ़ लीजिए। एक तो होता है पाइप या ट्यूब कन्वेइंग सिस्टम। ठीक है, एक होता है दूसरा आपका सैंडविच बेल्ट कन्वेयर, और तीसरा है आपका पॉकेट लिफ्ट कन्वेइंग सिस्टम। ये तीनों के बारे में मैं अभी इस क्लास में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा है, मतलब अगली बार भी इससे और भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। हाँ, अब देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं पाइप कन्वेयर के बारे में। पाइप कन्वेयर क्या होता है? देखिए, पाइप कन्वेयर एक्चुअल में बेल्ट के द्वारा ही पाइप बनाया जाता है। ठीक है, अब जब हम किसी चीज को पाइप में बना देते हैं तो इससे दो चीज का फायदा होता है। एक तो मटेरियल हम ज्यादा ले जा सकते हैं, और दूसरा डस्ट की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कम हो जाती है। इसका पहले डायग्राम देख लीजिए तो आपको ज्यादा, देखिए एक्चुअल में बेल्ट को हम जो आइडलर्स होते हैं ना, आइडलर्स, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जान गए, उसको लगाना जान गए, तो आइडलर्स के माध्यम से हम बेल्ट को पाइप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको तब समझ में आएगा। देखिए दिख रहा अभी? ये देखिए, ये आपका सारा का सारा ये ब्लैक वाला जो है ना पोर्शन, ये बेल्ट है। ये क्या है? ये बेल्ट है पूरा का पूरा। और ये आइडलर्स को देखिए कहाँ लगाया है। एक आइडलर्स को सबसे नीचे में लगाया है। ठीक है, इसके बाद इसको यहां पास लगाया है, और इसी के पैरेलल सेम अपोजिशन में, जैसे कि नीचे में देखिए, ये देखिए नीचे का दिख रहा है। ये देखिए दोनों कैसे लगे हुए हैं, और ये लगभग लगभग इतना सा बस खुला हुआ, लगभग लगभग उसे पाइप बना दिया गया है। तो ऐसे सिस्टम पे होने पर देखिए पाइप मतलब कि बेल्ट के द्वारा ही पाइप बना दिया गया है। नीचे में एक आइडल लगा, तीन आइडल नॉर्मल लगते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पास ऐसा देखिए, जनरली हम ऐसा ऐसा और ऐसा देखे हैं। लेकिन इसमें क्या किया है, एक आइडलर यहाँ लगा दिया, एक आइडलर यहाँ लगा दिया, और एक आइडलर यहाँ लगा दिया, जिसके कारण जो बेल्ट है वह पूरा का पूरा कैसा हो गया, ये जाकर के ऐसे पाइप बन गया, पूरा गोल हो गया। तो इसी को बोल रहा हुआ है। चलिए थोड़ा बड़ा कर ले, इसी को बोल रहा पाइप कन्वेयर। द पाइप कन्वेयर इज ए रिसेंट एडेप्शन ऑफ बेल्ट conveyor design that encloses the conveyed material completely। क्या बोल रहा है कि रिसेंटली इसे अडॉप्ट किया गया है, और ये क्या करता है कि जो आपका मटेरियल है वह पूरी की पूरी तरीके से ढक जाता है। दैट इंक्लोजेस मतलब पूरा का पूरा एनक्लोज बंद कर लेता है द कन्वेड मटेरियल कंप्लीटली बाय फॉर्मिंग द बेल्ट इनटू ए पाइप। पाइप क्यों? क्योंकि बेल्ट को एक पाइप बना लिया गया है। और ट्यूब से, ट्यूब से भी बनाया जा सकता है, मतलब ये आपका ट्यूब होता है यू शेप, while carrying the material। इससे क्या फायदा हुआ? दिस एलिमिनेट्स द स्लीपेज, ठीक है, स्पिलेज, एंड रिड्यूसेस पोटेंशियल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कन्वेयर हैज द एडेड एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एबल टू कर्व हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आप इस पाइप के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना रहता रहा कि हॉरिजॉन्टल ऐसे ला रहे मटेरियल, जब ऐसे मोड़ना रहता रहा तो हम क्या करते रहे यहाँ पास कि एक बेल्ट सिस्टम से, ऐसे में क्या करते रहे हम कि जब हमको ऐसे करके ऐसे मोड़ना रहता है तो यहाँ तक एक बेल्ट बैठाते रहे, और फिर इसका जो डिस्चार्ज है और इसका अपवार्ड यहाँ से चालू करते रहे। लेकिन जब पाइप बना लिया गया तो इसमें फायदा ये हुआ कि इसे हम हॉरिजॉन्टल भी ऐसे घुमाया जा सकता है, और साथ साथ वर्टिकल भी। तो इससे हमको ये फायदा मिला टू ए ग्रेटर डिग्री देन द कन्वेंशनल बेल सिस्टम। नॉर्मल जो हम कन्वेंशनल बेल सिस्टम को उपयोग करते हैं उससे ज्यादा इसे घूम सकते हैं।
ये हुआ पहला, पाइप या फिर कन्वेयर या ट्यूब कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ही। दूसरा क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया फ्लेक्सोवेल कन्वेयर सिस्टम, जिसे, ठीक है, फ्लेक्सोवेल कन्वेयर सिस्टम में क्या रहता है कि ये मान लीजिए बेल्ट है, ठीक है, बेल्ट के साइड में ही, बेल्ट के द्वारा ही इधर साइड में लगा दिया गया, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा बेल्ट जा रहा है, और साइड में हमने जैसे रोका लगाया जाता है ना, रोका, जैसे मान लीजिए साइड साइड में, जैसे ये देखिए साइड साइड में रोका लगा दिया गया, और उसके बीच में फ्लाइट्स लगा दिए गए, ये फ्लाइट्स लग गए, समझ रहे, तो इस फ्लाइट्स के बीच में क्या है, गैप है, ये फ्लाइट्स के बीच में क्या है, जगह है, इसमें मटेरियल अंदर जा करके हम एक एंगल से दूसरी जगह डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में देखेंगे तो और समझ में आएगा, ये आपका पूरा का पूरा बेल्ट है नीचे में, और ये देखिए बेल्ट, ये बेल्ट से ही हमने क्या किया है, रोका बनाया हुआ है, ये साइड में, ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिए, फ्लाइट्स बार लगा दिए, फ्लाइट्स है, ठीक है, और यहाँ पास मटेरियल कन्वेइंग करके हम एक जगह से वर्टिकल दूसरी जगह भेज सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं फ्लेक्सोवेल कन्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉकेट लिफ्ट कन्वेयर, इसमें क्या होता है पॉकेट लिफ्ट में, इसमें भी आपका दोनों से आपका बेल्ट रहता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि ब्लॉक्स होते हैं, ये आपके क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का कोई समझौता नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ब्लॉक आपका खराब होता है, आप उसे अलग कर लीजिए, दूसरा ब्लॉक लगा लीजिए, पॉकेट लीफ, देखिए एक्चुअली में ये बेस्ड ऑन द फ्लेक्सोवेल टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में ये जो फ्लेक्सोवेल टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें हम ये क्या कर रहे थे, फ्लाइट लगा रहे थे, देखिए यहाँ पर फ्लाइट लगाए हैं, यहाँ साइड में बेल्ट लगा करके, एक बेल्ट कन्वेयर है, उसके साइड में रोका लगा दिए हैं, जिससे वो बाहर की ओर मटेरियल ना गिरे, ऐसे खड़ा खड़ा, मान लीजिए कि ऐसा है, तो ऐसे खड़ा खड़ा साइड में ऐसे बेल्ट साथ में चल रहा है, और इसके बीच में फ्लाइट्स लगा दिए, तो फ्लेक्सोवेल को ही थोड़ा सा एडवांस पोजीशन है आपकी पॉकेट लिफ्ट। पॉकेट लिफ्ट में भी क्या होता है, इट इज ए न्यूली डिप्लॉयड कन्वेइंग सिस्टम, इट इज नाउ पॉसिबल टू overcome the performance limitation of conventional system building and to move into new dimension in conveying technology, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, द मटेरियल टू बी कन्वेड इज फेड इनटू द फैब्रिक reinforced रबर पॉकेट्स, ये जो पॉकेट्स है क्या होते हैं, ये रबर पॉकेट्स में मटेरियल को फुलफिलमेंट होता है, और इसको एक एंगल से आगे की ओर ले जाया जाता है, जब हम किसी चीज को झोले में डाल लें तो हम हाईली एंगल पे ले जा सकते हैं, और झोले की बजाय अगर हम ऐसे खुले खुले तौर पर ले जा रहे हैं, ठेला जो होता है ना, ठेला को आप बहुत ज्यादा, जो जैसे सब्जी भाजी जो बिकने आती है, कई बार ठेले में आती है, तो ठेले को आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा उठाएंगे तो सब्जी भाजी गिरने लग जाएगा, लेकिन वही चीज अगर आप झोला में रख करके सब्जी भाजी आइए बेचने, तो आप थोड़ा हाई एंगल पे घुमा सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, तो यही चीज है, बस इसमें एक एडवांस पोर्शन वो है कि जहां फ्लेक्सोवेल टेक्नोलॉजी था, जो फ्लेक्सोवेल बेल्ट था, उसमें क्या था कि दोनों साइड से रोका लगा के, बेल्ट कन्वेयर पे दोनों साइड से रोका लगा के बीच में फ्लाइट बार लगा दिए, इसमें क्या किए, रबर का पॉकेट लगा दिए, बस इतना ही अंतर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पॉकेट लिफ्ट सिस्टम। एंड द लास्ट इज ए सैंडविच बेल्ट कन्वेइंग, दैट इज लास्ट, ठीक है। अब सैंडविच बेल्ट कन्वेयर होता क्या है, जैसे आप यहाँ पास तो मार देंगे, मैंने तो ये बता दिया कि चार प्रकार के हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर में चार प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले होता है पाइप या ट्यूब कन्वेयर, दूसरा होता है फ्लेक्सोवेल, फ्लेक्सोवेल का ही एडवांस पोजीशन है आपका क्या नाम है, पॉकेट लिफ्ट, एंड द लास्ट इज सैंडविच कन्वेयर। सैंडविच कन्वेयर सिस्टम में क्या उपयोग किया गया ना, दो बेल्ट सिस्टम को उपयोग किया गया, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्यों इसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ, ये जो सैंडविच बेल्ट है सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ, देखिए सिंस द अर्ली 90s द कॉन्टिनेंटल एचएससी, मतलब कि हाई एंगल कन्वेयर हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी वर्सटाइल एंड मनी सेविंग मेथड, ठीक है, ये वर्सटाइल भी था, मनी सेव भी था, और कम, क्योंकि देखिए जहां पास हमको एक एंगल से दूसरे एंगल ले जाना था, हम क्या कर रहे थे, अच्छा खासा लंबा जब एंगल बना के जहां से मटेरियल का एंगल गिरे ना, ऐसे कर रहे थे, अब हमको खर्चा बढ़ के डायरेक्ट हम यहीं से चले जा रहे थे, तो ये 1980s में ही
फॉरेन्स में काफी अच्छा हमको प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन फिर एलिवेटिंग द लोवरिंग मटेरियल कंटिन्यूसली फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल एट एक्सट्रीमली स्टीप एंगल्स। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज इसमें क्या किया गया, डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझाता हूं मैं, उसके बाद इधर पढ़ेंगे हम। इसमें दो बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया गया। एक बेल्ट कन्वेयर देखिए, सैंडविच बेल्ट कन्वेयर। सैंडविच अगर आप समझ रहे हो, सैंडविच के नाम से घर पे सैंडविच बनता है, क्या होता है, हम दो ब्रेड को, जो आपका दो ब्रेड होता है, दो ब्रेड को मिला करके बीच में आलू वाला कोई भी भाग भरते हैं, जिसको हम सैंडविच कहते हैं। ठीक है, सैंडविच वाला। ठीक, तो इसमें भी यही है कि एक जो लोअर बेल्ट है जिसमें मटेरियल जा रहा था, और एक अपर बेल्ट है, ठीक है, जो कि सिर्फ इसका एक स्प्रिंग के माध्यम से क्या करके रखा था, ये भी घूम रहा है, ये बेल्ट इधर डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये वाला बेल्ट आपका ऐसे डायरेक्शन पे घूम रहा है। ठीक है, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना है कि ये मटेरियल को हल्का सा पुश करके रखा है, और पुश करने से क्या फायदा हो रहा है कि मटेरियल को हाई एंगल पे हम ले जा रहे हैं। क्योंकि मटेरियल क्या होगा, गिरेगा, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, एक अपने उसके जो नॉर्मल एंगल है उससे ज्यादा ले जाएंगे तो नीचे गिरेगा। तो लेकिन हम अगर एक बेल्ट सिस्टम और लगा दिए तो ये दब गया, और इस दबने की वजह से ये क्या होता है, इसको हम हाई एंगल कन्वेयर सिस्टम पर काम करवा सकते हैं। तो ये लोअर बेल्ट है आपका नीचे वाला, और ये अपर बेल्ट है। ये ऐसा ही होता है, देख लीजिए अच्छे से, ये कन्वेइंग ऐसा सिस्टम होता है। अब इसके बारे में थोड़ा अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। व्हाट इज सैंडविच बेल्ट कन्वेयर। देखिए, सैंडविच बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, ए सैंडविच बेल्ट कन्वेयर यूजेस टू कन्वेयर बेल्ट्स। अब अगली बार क्वेश्चन आता है कि सैंडविच बेल्ट कन्वेयर में कितने बेल्ट कन्वेयर्स यूज होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है, फेस टू जेंटली बट firmly contain the products being carried, hence making steep incline and even vertical lift runs easily achievable। क्या बोल रहा, फेस टू फेस दो बेल्ट कन्वेयर जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि स्टीप इंक्लाइन होने के कारण वर्टिकल लिफ्ट आसानी से इसमें, क्योंकि दो बीट के बीच में है, देखिए एक नीचे आ रहा है, नॉर्मल सिस्टम पे आप देख ही चुके हैं, ये एक बेल्ट ऐसा और एक ऐसा चले आ रहा है। ठीक है, तो और ये मटेरियल है जिसे ये पुश करके रखा हुआ है, जिससे मटेरियल नीचे की ओर गिरे ना। यही इसका है। देखिए, इसमें लिखा है द कॉन्टिनेंटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कैरिंग कन्वेयर बेल्ट which is supported on standard troughing idlers and cover a belt which is softly pressed onto the conveyed material by equalizing pressing rolls। ठीक है, उसमें क्या होता है, इक्विलाइजिंग प्रेसिंग रोल्स। ऐसा नहीं है कि एकदम हार्डली उसे दबाया जाता है, प्रेसिंग रोल्स रहते हैं जो अप एंड डाउन हो सकते हैं वो, और साथ में बेल्ट कन्वेयर भी मूवेबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, तो जिसके कारण वह मटेरियल गिरता नहीं है और सॉफ्टली उसे प्रेस करके रखता है। अब देखिए, अब कितना प्रेशर डालना है, तो द रिक्वायर्ड मटेरियल हगिंग प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द कन्वेइंग एंगल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैसा कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड भी करता है कि कितना प्रेशर है। मान लीजिए कोई लमेटा ही है, कोई बड़ा वह है, तो वो हल्का सा उठ जाएगा क्योंकि हार्ड होता है, कोयला है थोड़ा दबेगा, इस कारण से। तो ये सिस्टम कैसा है, डायनेमिक ऑफ द सिस्टम, यही सिस्टम के डायनेमिक को और कॉन्टिनेंटल सिस्टम मतलब कि एचएससी को काफी अलग बनाता है ये सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसे आप समझ जाइए। देखिए इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से यही है कि मैं सब कुछ आपको कराते हुए चल रहा हूँ, क्या सोचना है, क्वेश्चन जब आप लगाते हैं ना तो उस समय क्या सोचना है ये आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, हेड डेवलप्ड बाय द पम्प डज नॉट डिपेंड ऑन, जो हेड डेवलप्ड बाय द पम्प डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब जनरली सबने आंसर देख लिया सर 5, अब क्या पूछ रहा है, पांचवा होगा। लेकिन क्या पूछ रहा सवाल, सवाल ये है कि हेड मतलब कि हेड, HEAD हेड, हम लोगों ने पंप में पढ़ा था कि पंप के द्वारा जो हेड डेवलप किया जाता है, हेड डेवलप करने का मतलब पानी जितना
हम जैसे हम कहते हैं ना, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो वाटर को पहुंचाया जाता है उसे हम हेड कहते हैं। तो पंप का एक हेड कैपेसिटी होता है 90 मीटर का, 100 मीटर का, 150 मीटर का, कि पानी को हम एक लेवल से 150 मीटर ऊपर जाके फेंक सकते हैं, इतना कैपेसिटी का पंप होना चाहिए, बोलते हैं ना। तो हेड क्या होता है कि पानी का जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो पहुंचाया गया, लोअर लेवल से हायर लेवल तक जो पहुंचाया गया है, जितनी दूर वो पानी को डिलीवर कर रहा है, उसे हम हेड कहते हैं। तो वह बोल रहा है किसमें डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब हवाबाजी में तो सॉल्व होगा नहीं, और ना ही कुछ भी सोचने से होगा। तो देखिए, अब हेड के बारे में मैंने जो जो चीज आपको बताई है ना, उसको बस रिकॉल करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एकदम करेक्ट तरीके से। ओह, किसी कुछ डाउट है तो देख लें एक बार चैट सेक्शन। चलिए, देखिए, हेड के बारे में जो जो आप जानते हैं अब मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, जो मेरी क्लास में मैंने पढ़ाया है, इसके बाहर का कोई भी चीज नहीं लिखूंगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, पावर, हॉर्स पावर निकालने के लिए, पंप का हॉर्स पावर निकालने के एचपी बराबर, बोलते चलिएगा चैट सेक्शन में, क्या बताया था, क्यू मल्टीप्लाई बाई एच। ये क्यू, ये क्या है, पावर है ना, ये पावर, हॉर्स पावर मतलब पावर है पंप का, क्यू मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन, ये पांचों ऑप्शन में किसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हेड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, पावर है। तो मतलब कि ये सारी चीजें अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तो पावर इज डिपेंडेंट ऑन हेड। ठीक है, तो मतलब कि चार ऑप्शन देखिए, पांचों ऑप्शन, डिजाइन ऑफ केसिंग, इसके बारे में मैं बात अभी नहीं करूंगा, डिजाइन ऑफ इम्पलर बात नहीं करूंगा, स्पीड ऑफ इम्पलर बात नहीं करूंगा, पंप ऑफ मोटर, मतलब कि पावर ऑफ पंप, मतलब कि पंप की पावर पर हेड डिपेंड करेगा। देखिए क्वेश्चन को सोचना कैसे है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या कर सकते हैं, मतलब कि अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब हेड, इस हेड जो है पावर से डिपेंड करता है, मतलब चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसका थियोरेटिकल हेड के बारे में मैंने आपसे बात की रही, थियोरेटिकल हेड। अगर आपका दो दो चीज बात की थी, 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसमें क्वेश्चन के बगल में देखते इसमें देख लेते हैं। मैंने आपका मैं आपका सबसे पहले बात की रही रेडियल ब्लेड के बारे में, रेडियल ब्लेड याद है, और एक मैंने बात की थी आपका बैकवर्ड ब्लेड। ये दोनों बात किया था। तो रेडियल ब्लेड में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था थ्योरेटिकल हेड का, टी एच बराबर क्या लिखा था, वी स्क्वायर अपन जी। मतलब ये क्या, भी क्या है, भी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो आप क्वेश्चन पे फिर चलते हैं, मतलब कि वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब किसका स्पीड, इम्पेलर का तो स्पीड होगा ना, तो ये तीसरा नंबर भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हेड बराबर मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था, यस या नो, चैट सेक्शन में बताइए। बताया था कि हेड बराबर वी स्क्वायर अपान जी, थियोरेटिकल हेड, मतलब कि जो हेड है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या एक और बैकवर्ड ब्लेड के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हेड बराबर वी वी माइनस यू कॉट थीटा बाई जी। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, और इसमें यू क्या है, यू इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसमें क्यू क्या है, दैट इज क्वांटिटी, क्यू बराबर क्या है, क्वांटिटी। लेकिन ए क्या है, ए जो है, व्हाट इज ए, ए इज द एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर सरकमफ्रेंस। ये चीज मैंने आपको उस समय बताया था, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए। एरिया ऑफ इम्पेलर मतलब जो आपका रोटेटिंग पार्ट है, इम्पेलर का मतलब क्या था, जो रोटेटिंग पार्ट था। ठीक है,
उसका सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटर पोर्शन का जो ऊपर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था इसका एरिया निकालने के लिए 2 पाई r सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके जो आपका सरकमफ्रेंस उसमें चौड़ाई भी तो है ना, चौड़ाई से विड्थ से W से, तो यहाँ पास आपका क्या हुआ सरकमफ्रेंस का एरिया आ गया। तो मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई r। मतलब कि अगर मैं बोलूं D बराबर क्या होता है 2r, तो मैं 2r को रिप्लेस कर दे रहा हूं डायरेक्ट पाई D से, डायमीटर ऑफ इम्पेलर क्या होता है r बराबर D/2। ये आपको पता है रेडियस बराबर डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर बराबर 2r होता है कि नहीं होता है। तो अब इस 2r की जगह जो 2 पाई r है सरकमफ्रेंस का एरिया निकालना है, तो 2 पाई r उसका क्या हो गया पूरा लेंथ हो गया। अब उसको एरिया निकालने का मतलब क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया। तो लेंथ तो हम पूरा सर्कल का ले लिए, अब ब्रेथ मतलब उसका चौड़ाई, तो उसका विड्थ का चौड़ाई चौड़ाई ले लिया, तो अपना क्या होगा πdw। तो मतलब कि डायमीटर पर भी डिपेंड, ये हो गया डायमीटर ये हो गया चौड़ाई। अब फिर से ऑप्शन पे आइए, इसमें क्या है डिजाइन ऑफ इम्पेलर, इस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और केसिंग का डिजाइन तो वैसे भी जब इम्पेलर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो केसिंग का डिजाइन तो हम पढ़े ही हैं कि 2-3 प्रकार का केसिंग पढ़े हैं ना, कि केसिंग क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका जो डायमीटर होता है। तो इसलिए कि अगर इम्पेलर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे इम्पेलर का डिजाइन चेंज होता है वैसे केसिंग का भी डिजाइन चेंज होगा, दैट इज इसके ऊपर भी आपका नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन कट गए, बचा एक साइज ऑफ डिलीवरी पाइप। ये हो गया आपका जो मैंने पढ़ाया है। जैसे अगर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर इस फॉर्मूला को भी देखते हुए चलेंगे, जो 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, तो भी ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन अगर ये नॉर्मल बात ये है, इसको मैं अगर कहूंगा तो ऐसे ही करूंगा जैसे मैं बताया। जनरली डिलीवरी पाइप आपका कैसा है इसके ऊपर हेड डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका सक्शन पाइप का क्या लेंथ है इसके ऊपर हेड डिपेंड करता है। सक्शन पाइप अगर आप ज्यादा लंबा कर देंगे तो हेड कैपेसिटी कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सक्शन पाइप के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, समझ में आ गया सभी को कि नहीं? एक बार चैट सेक्शन देख लें। चलिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो सारे जो चीजें आप पढ़े हुए हैं उससे अप्लाई, देखिए पढ़ आप सब लेते हैं, लेकिन आप अप्लाई करना सीखिए, कैसे उसे अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ अर्थ पिट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन का चीज है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पोर्शन के चीज में मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो चीजें पूछी जा रही हैं, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, वो CEA 2010 से पूछी जा रही है। इससे बाहर, इसका मैंने नोट्स आप सभी को दिया है व्हाट्सएप में, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल 2010, ये सीए रूल से पूछा जा रहा है सारा। सीए के जितना भी इसमें अभी मैं देखा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं देखा था कि सारा का सारा सीए। तो सीए का जो आपको मैंने सभी को भेजा था कि जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके, ठीक है, उसके बाद जैसे गेट इन बॉक्स है क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये सारे आप मतलब बोलते हैं डाउन डाउन और अप दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो वो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो इसके साथ साथ आपको एज पर रेगुलेशन मैंने बोला है, जैसे आप वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, हॉलेज पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रेगुलेशन चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं, उसमें से पूछता है। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है काफी बड़ा है, तो आप सीए इलेक्ट्रिसिटी रूल का शॉर्ट नोट्स मैंने ये देखिए बना करके माइनिंग सरदार ओवरमैन के समय मैंने बनाया था। तो ये जो है, अभी सोचिए इससे सिर्फ सिर्फ इस सिलेबस से जो मैंने बनाया, मैंने 2015 का सिलेबस 2015 का क्वेश्चन पेपर देखा नहीं था,
सोचिए टोटल इसमें से 18 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ कितने, मुश्किल से 10 या 15 पेज का सीए का शॉर्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल का शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। उस शॉर्ट नोट से 18 क्वेश्चन सिर्फ आपके 2015 पे आए थे। ये देख लीजिए, मुश्किल से 10 या 15 पेज का है, शॉर्ट नोट्स है ये पूरा। अब मैं दिखाते भी चलूंगा आपको। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ये यूनिट देखिए, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है आपका, ये आपका है वोल्टेज। आई क्या है आपका, करंट। और ये आर क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह होता है ओम। ठीक है। नॉट किलो ओम, नॉट मेगा ओम, नॉट गीगा ओम, दैट इज ओनली ओम। ये मैं नॉर्मल भी सही बता सकता हूं। देखिए एक्चुअल में जैसे अगर मैं बोलूं कि मास, मास जो होता है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है। अब मैं इसको किलोग्राम को ग्राम लिख दूं, बोलूं अब ऑप्शन भी देखिए कैसा है, नॉर्मल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ठीक है। एक्चुअल में ये चेंज नहीं होता, ये किलो केजी ही है। वैसे ये ओम, ओम के आगे किलो मतलब कि एक जीरो और बढ़ा दिए किलो में, मेगा ओम में दो जीरो बढ़ा दिए, गीगा ओम में तीन जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ओम होता है बस, ऐसा ही मतलब बेसिक। उसके बाद आप उसको कितना भी बड़ा बनाते चले उससे मतलब नहीं। ठीक है, ये आपका मेरे नोट्स में है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेलिंग केबल इज यूज। देखिए इस क्वेश्चन से डरिएगा मत, पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल। एक्चुअल में अभी हम लोगों ने ओपन कास्ट मशीनरीज और अंडरग्राउंड मशीनरीज मशीनों को पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग केबल होता क्या है, व्हाट इज ट्रेलिंग केबल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी नोट्स का है, सीए इलेक्ट्रिसिटी लोड, ये इसी का है, व्हाट इज ट्रेलिंग केबल। ठीक है। और ट्रेलिंग केबल को कितना कोर सिस्टम हमको उपयोग करना है, दो कोर, थ्री कोर, फोर कोर, कि फाइव कोर। ठीक है, तो ये आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी देखिए एक और चीज आपको बताओ। अभी देखिए इस लाइन को देखिए, यहाँ पास मेटलिक कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स एंड जॉइंट कंडक्टिविटी केबल लार्जेस्ट कंडक्टर कंडक्टिविटी से के 50% से कम नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट इक्वल टू 50%, ये भी इसमें पूछा गया है। अभी आपको दिखेगा। अब इसमें देखिए इसके साथ ही हर चीज का इसमें आपको दिखा हुआ है। जहां पास वोल्टेज एक्सीज 125 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कंसाइडर ए रिस्क ऑफ लाइटिंग इग्निटिंग कोल डस्ट CH4 एक्सेट्रा सो डायरेक्ट्स नो केबल अदर द फॉलोइंग। देखिए जहां पास वोल्टेज 125 वोल्ट से ज्यादा का होगा, वहां पास आपको कौन सा यूज करना है, टू कोर या मल्टी कोर केबल्स प्रोटेक्टेड बाय मेटलिक कवरिंग, ये यूज करना है। ठीक है। इसके साथ कंसेंट्रिक केबल्स और या फिर सिंगल कोल केबल अगर होता है तो वह होगा प्रोटेक्टेड बाय मेटलिक कवरिंग विच कंडक्ट्स ऑल कंडक्टर्स ऑफ ए सर्किट। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या यूज करना है, ठीक है, तो दो कोर केबल को उपयोग में करना है, दो कोर। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन इंडिविजुअली स्क्रीन केबल इज यूज्ड
कंडक्टेंस ऑफ ईच स्क्रीन शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ दैट पावर कंडक्टर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी आपको देखेंगे, उसमें पूछा गया है। चलिए, अभी वो मिल नहीं रहा है, मैं दिखाऊंगा 5 कोर केबल, इसी में से मैंने चलिए देखते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। जनरली ये समझ जाइए कि पहली बात तो ट्रेलिंग केबल क्या होता है। ट्रेलिंग केबल बोलते किसको हैं? ट्रेलिंग केबल मींस ऐसा केबल जो कि पावर सप्लाई के लिए उपयोग में आ रहा हो। ट्रेलिंग केबल का उपयोग ये समझ लीजिए कि ट्रेलिंग केबल इज ए केबल दैट यूज टू सप्लाई द पावर, ठीक है, टू एनी मोबाइल मशीन्स। मैं ठीक है, इसको एक बार लिख दे रहा हूं। ट्रेलिंग केबल मींस, इसका लिख इट मींस, इसको लिखते चलिएगा, इट मींस अ केबल यूज्ड टू पावर सप्लाई। ठीक है, अब पावर सप्लाई तो आप बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किन्हें ट्रेलिंग केबल का ही नाम क्यों किया गया? कि हम नॉर्मल पावर सप्लाई केबल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हें पावर सप्लाई कर रहा है जो मोबाइल मशीन्स है, मूवेबल इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि एलएचडी और एचडीएल। उसमें पावर सप्लाई जो देना रहता है, तो मशीन को कई बार इधर से उधर ले जाना रहता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आपका जो एक जगह नहीं चलता है, तो वहां पास ट्रेलिंग केबल का उपयोग करते हैं, पावर सप्लाई टू एनी मोबाइल मशीन्स एंड, बोला जाए तो मूवेबल इलेक्ट्रिकल एपरेटस। ऐसा इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूवेबल हो, उसमें जब पावर सप्लाई का काम देना रहता है, तो हम ट्रेलिंग केबल का उपयोग करते हैं। और ट्रेलिंग केबल जो होता है वह 5 कोर होता है, 5 कोर का होता है। ठीक है, अब इसमें कई भागों में बांटा गया है। अगर 125 वोल्ट से कम का हो तो 2 कोर, ठीक है। अगर 250 वोल्ट से ज्यादा का है तो उस समय, अभी मुझे नोट्स में अगर देखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग दैट इज 4 कोर या 5 कोर है। ठीक है, अगर ऐसा पावर सप्लाई है तो। लेकिन जब ट्रेलिंग केबल की बात होगी तो 5 कोर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आप जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्लास में तो मैंने कराया है आपका सारा इलेक्ट्रिकल पोर्शन। ठीक है, बाकी नोट्स आपको उससे रिलेटेड सीए को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, नो हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइन सेल हैव ए ग्रेडियंट मोर देन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखिए इसलिए दिए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बना रहे, अगले साल आप पेपर देने आए। ठीक है, जैसे 150 का पेपर है, तो मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए 100 का पेपर है, तो उसको आपको 50 लेना है, 150 में 75 लाना है। तो कुछ इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर को आप पूरी तरीके से थॉरो हो जाए। कई बार क्या होता है, ऊपर के 10 क्वेश्चन में बहुत टफ है और आप वहीं हार मान गए, लेकिन कई बार नीचे के ऐसे एकदम हलवा क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल। अब इसमें सब जानते हैं 1/16 होता है आपका ओपन कास्ट में हॉल रोड का साइज जो होता है, 1/16। और रैम्प का कितना होता है, अगर इसी जगह रैम्प लिख दो तो सेकंड 1/10 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लीजिए। देख लीजिए चैट सेक्शन में क्या है। सीए का पीडीएफ नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं क्या? मजहर अली जी कहना है सीए का पीडीएफ नहीं है। चलिए मैं आज पर्सनली भी भेज देता हूँ सभी को। अंकित दुबे सर, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कैसे डाउनलोड करेंगे? अंकित दुबे जी का नंबर लास्ट दिन, अंकित दुबे जी अपना नंबर छोड़ दीजिए तो चैट सेक्शन में। अंकित दुबे जी का नंबर लास्ट दिन शायद तक मैंने लिया था। अंकित दुबे जी का देखता हूँ नंबर है कि नहीं। दुबे जी अपना नंबर से उसमें डाल दीजिए चैट सेक्शन में। आपका नंबर नहीं है। अंकित दुबे जी चैट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए। वरना आप एक काम करिए, 8109965227, इस नंबर पर आप
व्हाट्सअप कर दीजिए चैट सेक्शन देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, गैस यूज इन सस्पेंशन सिस्टम, अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं लेकिन ठीक है। डंपर में जो गैस सस्पेंशन सिस्टम में जो यूज होती है वह नाइट्रोजन होती है। क्लियर कर लीजिए इसे, अभी इसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े क्योंकि ओपन कास्ट मशीनरीज के अंदर ये डंपर के बारे में पढ़ने को आएगा, तो इसमें आप इतना ज्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए बैटरी इज डाइल्यूटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट मतलब की है कि ये ऐसा, मतलब कि कोई एक मिनरल, कोई एक बोला जाए तो ट्रांसमिशन का माध्यम जो कि आयंस की सप्लाई करता है इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में मतलब कोई भी लिक्विड मटेरियल रहता है जो कि आयंस का सप्लाई करता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तभी तो बैटरी चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आज जनरली आप देखे होंगे कि अंडरग्राउंड में तो क्या करते हैं कि उसमें कई जैसे लगा के पीछे के लिए आप जाते हैं बेल्ट में, तो कई बार पैंट जल जाता है। जैसे जो बत्ती अंडरग्राउंड में हम लगा के जाते हैं, बेल्ट बेल्ट पैंट जल जाता है, तो क्या नॉर्मल पानी से बेल्ट कभी आपका पैंट जलेगा या बेल्ट पिघलेगा? कई बार आप देखे होंगे जो पीछे में बेल्ट लगाते हैं, जो अपन सिर पे टोपी लगा जाते हैं अंडरग्राउंड पे, कैप लैंप लगा के जाते हैं, तो उससे पैंट के इतनी बार थोड़ा सा जल जाता है ऊपर में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा रहता है, एसिड। ठीक है, तो कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में होता है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, ये आपको मिलेगी कहाँ एक्चुअल में, ये सारी चीजें जब आप इससे रिलेटेड सर्कुलर्स पढ़ेंगे, मशीनरी जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको रेगुलेशंस, रूल्स और सर्कुलर, सर्कुलर में ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये क्लास में हुआ चीज है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहाँ उपयोग में आता है, ये नोट्स में है। एंडलेस हॉलेज, मेन एंड टेल हॉलेज, टेल एंड रोप हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर, चेन कन्वेयर। आंसर तो लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायरल केज मोटर जो है एंडलेस हॉलेज में उपयोग होता है। लेकिन ये चीजें मैंने आपको बताई थी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। लेकिन अब मुझे जानना है कि डायरेक्ट हॉलेज में, इसमें डायरेक्ट हॉलेज नहीं है, डायरेक्ट हॉलेज में कौन सी मोटर उपयोग में आती है? मेरे को चैट सेक्शन में लिख के बताइए, मुझे जानना है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है और मेरे नोट्स में भी है। डायरेक्ट हॉलेज में कौन सा मोटर उपयोग में लाया जाता है? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.